हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एफएच क्लासेस। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है। यह बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 का वीडियोस है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने यह बताया था कि मनुष्य के भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो फ्रेंड उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जल्दी से जाकर उस वीडियो को पहले देख लें, ताकि इस वीडियो को समझना आप लोग के लिए बिल्कुल आसान हो जाए। मनुष्य में पोषण को समझने के लिए हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये समझना बिल्कुल जरूरी है। और फ्रेंड, एक और बात कि हमने इस वीडियो को दो पार्ट में बनाया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाने के कारण इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट में हमने यह समझाया कि हमारे भोजन को पचाने में कौन कौन से अंग मदद करते हैं। दूसरा पार्ट में हमने यह बताया है कि हमारे भोजन को पचने का पूरा प्रोसेस, मतलब पूरा प्रक्रिया क्या है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चल, पहले सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि हमारे भोजन को पचाने में कौन कौन से अंग मदद करते हैं और उस अंग का नाम क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले यंग यंग पर देखिए आप लोग, ये इस अंग का नाम क्या है, जो आप लोग जानते भी हैं। इस अंग का नाम मुंह है। भोजन यहीं से ना शुरू करते हैं हम लोग, यहीं से ना सबसे पहले मुंह में भोजन डालते हैं। तो इसका नाम क्या है? मुंह। इसका एक और नाम क्या है? बकल कैविटी। बकल कैविटी। फिर भोजन यहाँ से नीचे उतरता है। तो इस पाइप का नाम क्या है? ये नली का नाम क्या है? भोजन नली। भोजन नली, जिसको हिंदी में एक और नाम क्या है? ग्रास नली के भी नाम से जानते हैं इसको। फिर इस भोजन और नीचे उतरेगा, और ये क्या? पेट, जिसको बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? अमाशय। पेट जितना हमको बाहर से दिखता है उतना बड़ा पेट नहीं होता है। पेट हमारा यही साइज का होता है, ज्यादा बड़ा पेट नहीं होता है। पेट जे आकार का होता है, ठीक ना, इतना ही छोटा होता है, जे शेप का होता है। फिर खाना इसके नीचे से उतरेगा और छोटी आंत में जाएगा। ये जो पूरा अंदर में है ऐसा ना, छोटे 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 ऐसा करके इसमें खाना उतरेगा। इसमें जो छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में जाने के बाद फिर ये बड़ी आंत, बड़ी आंत में जाएगा। ये मोटा वाला जो नली है ना, इसको बड़ी आंत नाम है। फिर यहाँ पर खाना हमारा रुकेगा मलाशय के पास। मलाशय के पास रुकेगा और कुछ देर रुकने के बाद फिर इनस से बाहर आ जाता है। तो चलिए फिर एक बार रिपीट कर देते हैं इसको, बात को। सबसे पहले खाना कहाँ गया? मुंह में। मुंह से फिर कहाँ? ग्रसनली में। ग्रसनली से कहाँ? पेट में, अमाशय में। अमाशय से कहाँ फिर जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर कहाँ पर? बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत में ऐसे 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 जाएगा बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत से कहाँ पर? मलाशय में। मलाशय से फिर गुद्दा द्वार में। फिर एक और यहाँ पर देखिए, एक और पाइप। इस पाइप का नाम है, जैसे भोजन नली के आगे क्या होता है? श्वास नली रहता है। जैसे हमारा भोजन का जाने वाला रास्ता अलग है, हमारा सांस का जाने वाला रास्ता अलग है। जैसे सांस हम लोग मुंह से लेते हैं, लेकिन उसका पाइप अलग है। ये देखिए, उस पाइप को बोलते हैं श्वास नली। ये भोजन नली के आगे, ये भोजन नली के आगे लगा रहता है, और भोजन नली उसकी श्वास नली के पीछे होता है, पीछे होता है। ठीक। मुंह से लेकर गुद्दा तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी खोखली और अत्यधिक कुंडलित नली, जिसे हम लोग आहार नल कहते हैं। समझाते इसका मतलब देखिए, यहाँ से ये मुंह हो गया। यहाँ से पहले ले लेते, पॉइंटर ले ले रहे हैं। ये पॉइंटर भी नहीं लिया गया, देखिए। मुंह से ये मुंह हो गया। मुंह से फिर होते होते ये ड्रस नली, ड्रस नली से होते होते अमाशय, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से फिर ये बड़ी आंत, फिर रेक्टम, फिर यहाँ इनस, इनस से बाहर खाना आ जाएगा। तो ये जो इतना बड़ा जो नली है, कहीं नली टूटा नहीं रहता, सब एक दूसरे से ज्वाइंट रहता है, ठीक ना। ये ये जो इतने लंबी खोखली नली है, जो इस नली को पूरा मुंह से लेकर यहाँ तक इस पूरे नली, इस नली को क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलते हैं। आहार नाल। इसी नाल में से, इसी नाल में से पूरा भोजन गुजरता है, ठीक ना। और नाम भी देखिए ना, आहार नाल रखा गया, क्योंकि इसमें से भोजन गुजरता है। आहार नाल में सम्मिलित कौन कौन से अंग हो गए? देखिए, आहार नाल में कौन कौन से अंग सम्मिलित है? एक मुंह सम्मिलित हो गया,
दूसरा ग्रासनली सम्मिलित हो गया, तीसरा अमाश से सम्मिलित हो गया, चौथा छोटी आंत, बड़ी आंत, मलास से गुदा द्वार। तो आहार नाल में ये सब 7 अंग सम्मिलित रहते हैं और इसी के थ्रू पूरा खाना हमारा पास होता है। ये देखिए ये छोटी आंत है ना, छोटी आंत, ये छोटी आंत को अगर ऐसा सीधा किया जाए ना, छोटी आंत को अगर ऐसा सीधा किया जाए तो 6 मीटर लंबा, लगभग 6 मीटर लंबा होता है छोटी आंत। और ये जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत, ये 8.5 मीटर, मतलब लगभग 1.5 मीटर तक लंबा होता है। अब आप लोग सोचेंगे ना कि ये इतना इतना लंबा है ये, तो इसको छोटी आंत है, और ये छोटा है तो इसको बड़ी आंत। इसको छोटी आंत इसलिए बोला गया क्योंकि इसका ना जो साइज है ना, इसका मुंह का जो साइज है, मतलब इसका जो ये यहाँ पर मुंह का जो साइज है छोटा रहता है, इसी वजह से इसको छोटी आंत बोलते हैं। और इसका देखिए जो मुंह का साइज है ना, जिसका व्यास इसका, तो इसका बड़ा होता है, इसका जो मुंह का साइज बड़ा होता है, इस वजह से ना इसको बड़ी आंत बोला जाता है। ठीक, साइज साइज के अनुसार नहीं, इसके लंबाई के अनुसार नहीं इसको छोटी आंत बड़ी आंत बोला जाता है, ये इसके सिरा पे जो है उसके अनुसार। भोजन आहार नाल के सभी अंगों से होकर गुजरता है। देखिए, भोजन जो है ना आहार नाल के सभी अंग से होकर गुजरेगा। आप देखिए जे डाले है ना, देखिए पहले यहाँ से भोजन आया, फिर ये अमाशय में जाएगा, अमाशय से देखिए यह छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के हर इतना कुंडलित है पूरा, मतलब कि एक दूसरे से पूरा मुड़ा हुआ है एकदम। देखिए इसमें यहाँ पे जाएगा पूरा, देखिए देखिए अभी भोजन यहाँ पर है, और फिर यहाँ से बड़ी आंत में, यहाँ से बड़ी आंत में जाएगा, थोड़ा सा स्लो है, यहाँ से बड़ी आंत में जाएगा, बड़ी आंत में जाएगा, ये देखिए जा रहा है, ये ऐसा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, रेक्टम के पास आएगा, और फिर मलद्वार से निकल जाएगा। तो भोजन आहार नाल के सभी अंगों से होकर गुजरती है। कुछ खास तरह के अंग मिलकर भोजन को आहार नाल में ही पचा देते हैं। कुछ ऐसे अंग होते हैं ना जो भोजन को आहार नाल में ही पचाते हैं। जैसे कि ये खाना यहाँ पर गया, लेकिन इसको पचाने में कौन कौन सा अंग मदद कर रहा है, उस अंग का तो अभी तक बात नहीं की है, सिर्फ आहार नाल के अंग का नाम हम आप लोग को बताए हैं। तो कुछ ऐसे अंग हैं जो हम आगे 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 का स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से अंग हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। तो कुछ खास तरह के अंग मिलकर भोजन को आहार नाल में ही पचा देते हैं, उन खास तरह के अंगों को ग्रंथि कहते हैं। अब वो सब खास तरह के जो अंग इसको भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उस अंगों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि में से क्या निकलता है, पाचक एंजाइम निकलता है, पाचक एंजाइम का स्त्राव होता है, वही भोजन को पचाता है। पाचक एंजाइम भोजन को पचाने में मदद करते हैं। दरअसल ये जो ग्रंथि है भोजन को पचाने में मदद करते हैं, इसलिए हम लोग इसको पाचक ग्रंथि भी कहते हैं। जो जो अंग भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उस अंग को पाचक ग्रंथि बोलते हैं। पाचक का मतलब पचाना होता है। ठीक, चलिए हम लोग यह देखते हैं कि मनुष्य के में कौन कौन से पाचक ग्रंथि पाए जाते हैं। सबसे पहले लार ग्रंथि। तो मनुष्य के पहले पॉइंटर ले लेते हैं हम। मनुष्य के मुंह में एक खास तरह के पाचक ग्रंथि पाया जाता है जो जो लार को स्त्रावित करता है। लार को स्त्रावित करने के कारण इस पाचक ग्रंथि को लार ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए आप वीडियो ये जीआईएफ में देखिए, देखिए जीआईएफ में अच्छे ढंग से देखिए, ये इसको ये लार ग्रंथि है, ठीक ना, ये लार ग्रंथि है। ये जीभ के नीचे एक होता है, एक गला के नीचे ऐसा यहाँ पर होता है, और एक कान के पास होता है, कान के पास होता है, ठीक ना। ये जोड़ा में पाए जाते हैं, दोनों कान तरफ रहता है, ठीक ना। और ये देखिए लार को स्त्रावित करता है, ये ग्रंथि से लार निकलता है, जीभ से भी देखिए, हम जीभ से निकलता है, ये देखिए यही लार ग्रंथि है। तो लार ग्रंथि से लार निकलता है। लार में क्या होता है, लार में ना 98% जल रहता है, लार में 98% जल रहता है, और 2% एंजाइम रहता है, 2% एंजाइम रहता है। और जल और एंजाइम दोनों मिला रहता है तो हम लार कहते हैं। खाली एंजाइम को लार नहीं कहते हैं, केवल जल को लार नहीं कहते हैं, जल और एंजाइम मिल जाता है तो लार कहते हैं। और लार में 98% जल रहता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और एंजाइम किसे कहते हैं, एंजाइम वो चीज होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। आगे का स्लाइड में देखा था।
मनुष्य के लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य का जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। एमाइलेज के द्वारा तोड़े गए कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे टुकड़े को ग्लूकोज कहते हैं। तो एमाइलेज क्या करता है ना, जो उसके जो लार होता है, लार में जो एंजाइम 2% होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है। कार्बोहाइड्रेट, अब ये मत पूछना कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का हम पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व है। इसी चलते हम पहले बोले थे कि वो वीडियो को पहले देख लो, इस वीडियो को समझना आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। एमाइलेज के द्वारा तोड़े गए कार्बोहाइड्रेट, एमाइलेज के द्वारा तोड़े गए कार्बोहाइड्रेट के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। एमाइलेज जो छोटे छोटे टुकड़ा में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है ना, उस छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। अरे कैसे ईटा टूट जाता है छोटा छोटा टुकड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं? ढेला बोलते हैं ना। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट है, अगर छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया तो उसको ग्लूकोज बोलते हैं। है वो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन छोटा छोटा टुकड़ा में टूट गया ना, तो उसको ग्लूकोज बोलने लगते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ा? एमाइलेज तोड़ा। एमाइलेज जो कि एक एंजाइम है, लार ग्रंथि से निकलता है, क्या में तोड़ दिया? छोटे छोटे टुकड़े में, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। यहाँ पर जीएफ में देख सकते हैं आप लोग। देखिए, यहाँ से लार निकल रहा है, लार निकल रहा है ना, ये सब लार में, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। चलिए आगे स्लाइड में समझाते हैं। दूसरा ग्रंथि, अमास्य ग्रंथि या जठर ग्रंथि। थोड़ा सा पढ़ देते हैं सबसे पहले, फिर समझा देते हैं। अब हमारे अमास्य में भी पाचक ग्रंथि पाया जाता है, बिल्कुल, जिसे हम लोग अमास्य ग्रंथि या जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो देखिए, हमारे अमास्य में भी क्या होता है ना, एक पाचक ग्रंथि पाया जाता है। अमास्य के अंदर भी, एक पहला तो मुंह के अंदर, फिर दूसरा अमास्य के अंदर, अमास्य के अंदर भी जठर अमाशय ग्रंथि पाया जाता है। अमाशय ग्रंथि बोलो या जठर ग्रंथि बोलो, दोनों का दोनों सेम टू सेम है। जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को जठर रस कहते हैं, और ये अमाशय ग्रंथि से जो रस निकल रहा है, जठर ग्रंथि से जो रस निकल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? जठर रस कहते हैं, जठर रस। तो जठर ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या बोलते हैं? जठर रस। और जठर रस में क्या क्या होता है समझते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एंजाइम होता है, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम। एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम? इसमें ना दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक पेप्सिन रहता है और दूसरा रेनिन रहता है। दो तरह के एंजाइम थोड़े से याद कर लेना, आप रिपीट कर दे रहे हैं। अमाशय में दो तरह का एंजाइम पाया जाता है, एक पेप्सिन पाया जाता है, दूसरा रेनिन। ठीक, समझते हैं कि ये सब क्या काम करता है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कार्य करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। देखिए यहाँ पर जेब में अच्छे ढंग से देख लीजिए, हम क्या करते हैं। देखिए, ऐसे भोजन में जीवाणु लगा रहेगा ना, तो एचसीएल आएगा, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको देखिए मार के इसको नष्ट कर देगा। तो जठर रस में उपस्थित निष्ठ, और क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? जठर रस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय एंजाइम बनाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जठर रस क्या करता है, कोई कोई एंजाइम जठर रस में जो जो दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, वो निष्क्रिय पहले होते हैं। निष्क्रिय कहने का मतलब क्या होता है ना, कि वो एक्टिव नहीं रहते हैं। अब एक्टिव करने का मतलब समझाना पड़ेगा। एक्टिव करने का मतलब ना कि वो ऐसे काम नहीं कर पाते हैं, ऐसे नहीं काम कर पाते। जब से उसको एचसीएल उसमें मिक्स नहीं होगा, तो वो एक्टिव ही नहीं हो पाते हैं, वो कार्य ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे सोचिए, दम बिल्कुल दम बेकार जैसे हैं। उसमें एचसीएल मिल जाएगा तो वो एक्टिव हो जाएंगे, कहने का मतलब वो जग जाएंगे और वो कार्य करने लगेंगे। तो जब एक्टिव नहीं रहते तो उसको निष्क्रिय बोलते हैं। एचसीएल मिलकर उसको एक्टिव बोल देता है तो उसको सक्रिय बोलते हैं। तो जठर रस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाता है। जठर रस में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बनाता है, मतलब पेप्सिन और रेनिन को एचसीएल क्या बनाता है? निष्क्रिय से सक्रिय बनाता है। पेप्सिन का कार्य क्या है? तो पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। अब देखो, जैसे कार्बोहाइड्रेट को कौन तोड़ रहा था? एमाइलेज। तो वैसे पेप्सिन किसको तोड़ता है? प्रोटीन को, ठीक ना। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, अब पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। अलग अलग एंजाइम अलग अलग पोषक तत्वों को तोड़ते हैं, कोई कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा तो कोई प्रोटीन को तोड़ा। तो पेप्सिन
क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। ये कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ सकता है। ये मत सोचना कि ये पेप्सिन एंजाइम क्या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकता है, नहीं। कार्बोहाइड्रेट क्या, जो कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज एंजाइम है वो प्रोटीन को बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। इसलिए आप ये भी बात ध्यान रखिएगा कि हमारा मुंह में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है, हमारा पेट में प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक ना। तो पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। पेप्सिन के द्वारा तोड़े गए प्रोटीन को के छोटे छोटे टुकड़ों को पेप्टोन कहते हैं। अब जैसे उसमें भी बताए थे, पेप्सिन के द्वारा तोड़े गए प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े को पेप्टोन कहते हैं। प्रोटीन का जब छोटा छोटा टुकड़ा हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ये जीएफ में देख सकते हैं, ये प्रोटीन है, समझाते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, देखिए चलेगा तो बताते समझाते हैं इसको। ये देखिए, ये प्रोटीन है, प्रोटीन, और ये पेप्सिन आया, उसको देखिए छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ दिया ना, तो अब इसको पेप्टोन बोलेंगे। है ये प्रोटीन ही, प्रोटीन के छोटे टुकड़े को पेप्टोन कहते हैं। तो प्रोटीन को कौन तोड़ा, पेप्सिन, क्या में तोड़ दिया, पेप्टोन में बदल दिया। ठीक, आगे का स्लाइड अब देखते चलिए। ठीक है, रेनिन, एक और एग्जाम था जो रेनिन। रेनिन देखिए क्या करता है ना, तो रेनिन दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को तोड़ता है। रेनिन क्या, जो दूध में एक खास तरह का प्रोटीन होता है जिसको रेनिन तोड़ता है। रेनिन दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को तोड़ता है। थोड़ा सा समझिएगा इस बात को कि रेनिन किस कोई और तरह के प्रोटीन को नहीं तोड़ सकता है। जैसे कि जो पेप्सिन था ना, सब तरह के प्रोटीन को तोड़ सकता है, पर रेनिन जो है ना, सिर्फ दूध वाले प्रोटीन को तोड़ता है। और पेप्सिन दूध वाले प्रोटीन को नहीं तोड़ पाता है। इस वजह से इससे हम लोग यह भी समझ सकते हैं कि बच्चों में रेनिन का मात्रा ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चा दूध पीते हैं और उनमें रेनिन का मात्रा भी बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से उनका दूध पचता है जल्दी जल्दी करके। जैसे जैसे लोग बड़े होने लगते हैं तो उनका दूध पचना बंद हो जाता है, क्योंकि रेनिन का मात्रा हम लोग में कम होने लगता है। यकृत ग्रंथि, चलिए तीसरा ग्रंथि समझते हैं, और इसका पहले नाम समझ देखिए। यकृत ग्रंथि, ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, ये भी जान लीजिए, ये शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है जी। यकृत, जिसका नाम यकृत, एग्जाम में आता है कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो आप बोलिएगा यकृत ग्रंथि है। ठीक, ये ये यकृत ग्रंथि जो ये हरा हरा सटा है ना, इसको पीत की थैली बोलते हैं, पीत की थैली, पीत की थैली, या इसको पित्ताशय भी बोला जाता है। ये छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, ये अमाशय है। ठीक, यहाँ पर समझो, देखो, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये बताया है हम। यह गहरे धूसर रंग का होता है। धूसर रंग कहने का मतलब ग्रे कलर का, ग्रे कलर का, यह गहरे धूसर रंग का होता है। यकृत ग्रंथि पीत रस स्त्रावित करता है। ये कौन सा रस स्त्रावित करता है, तो समझिए ये क्या करता है, पीत रस को स्त्रावित करता है। ठीक ना, पीत रस पीत थैली में भंडारित होता है। अब ज्यादा पीत रस हो जाता है ना, ज्यादा पीत रस हो जाएगा तो क्या होता है ना, ये वाला थैली में भंडारित हो जाएगा। देखिए, ज्यादा पितरस अगर ये रिलीज करने लगेगा तो इसमें भंडार करके रख लेगा कि कभी जरूरत पड़े। देखिए इसमें 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 भर जाता है। ज्यादा पितरस हो जाएगा, इसमें भर जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। इसका नाम क्या है, पीत की थैली। क्यों पीत की थैली, थैली मतलब बैग होता है, और इसमें पीत भरता है, इसी वजह से इसको पीत की थैली बोला जाता है। ठीक, पीत पीत क्या करता है, पीत वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। देखिए, ये माइलेज कार्बोहाइड्रेट को बदल रहा था छोटा छोटा टुकड़ा में, फिर फिर क्या कर रहा था, पेप्सिन प्रोटीन को बदल रहा था छोटा छोटा टुकड़ा में। फिर पीत, फैट, जिसको फैट बोलते हैं, पीत क्या करता है, वसा को छोटा छोटा टुकड़ा में बदलता है। पीत क्या है, एक एंजाइम है जो हमारा यकृत से निकलता है, जो वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। पीत के द्वारा टूटे वसा के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल कहते हैं। क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल कहते हैं। वसा, पीत को क्या, पीत क्या करता है, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, वसीय अम्ल। देखिए यहाँ पर वीडियो, ये जीआईएफ में देखिए, पीत निकल रहा है ना। अब यहाँ पेट से खाना जाएगा, ये पेट से ऐसा खाना जाएगा बाहर, ऐसे जाएगा, और पीत उसको तोड़ देगा, ऐसा पेट से खाना बाहर जाएगा। लेकिन इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ेगा, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को नहीं तोड़ेगा। ये सिर्फ तोड़ेगा किसको, वसा को तोड़ता है। पीत सिर्फ वसा को तोड़ने का कार्य करता है। आगे, अग्नाशी ग्रंथि,
ये है अग्नाशी ग्रंथि। और ये जो है ये फ्रंट व्यू है, और इसको ये जो है ना, इसको पलट के दिखाया गया है, पलट के दिया है। क्योंकि अग्नाशय ना, अग्नाशय जो रहता है ना, अमास्य के पीछे रहता है, अमास्य के पीछे, अमास्य के पीछे देखिए, ये अमास्य है, उसके पीछे अग्नाशय है। तो इस वजह से इसमें देखिए ये सीधा है और ये पलटा हुआ है, ये अग्नाशय इसमें। ये यहाँ पर देखिए इंडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, इधर उधर बहुत तुम लोग का ध्यान रहता है, पहले इसको अच्छे से देखो। हाँ ये वाला, ये सीधा है, ये दोनों एक मत समझ लेना कि कोई कोई कहेगा अरे यार इसमें पेट इधर इधर है, इसमें पेट इधर है, ऐसे मत समझ लेना। ये सीधा वाला है, ये इसको पलट के दिखाया गया कि अग्नाशय जो रहता है ना, पीछे में रहता है। यहाँ पर देख लो, ये बड़ा वाला इमेज में, ये देखिए अग्नाशय पीछे रहता है, अमाशय के नीचे, और मतलब पीछे रहता है, आगे नहीं रहता है, अमाशय के आगे नहीं रहता, पीछे रहता है। अग्नाशय यकृत के बाद शरीर के दूसरे बड़ी ग्रंथि है। ये भी बात नोट कर लो कि ये क्या होता है ना, कि यकृत सबसे नंबर 1 पे, और सेकेंड में ये शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है। चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि 3 प्रकार के रस को स्रावित करता है। सबसे पहले ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज। अग्नाशय ये तीनों तीनों रिलीज करता है। ट्रिप्सिन भी देख लिए ना, एमाइलेज सब तो एक को कर रहा था, ये 3 वो नहीं, एक एक था जो जठर ग्रंथि, वो 2 तरह का कर रहा था, सॉरी। तो ये क्या करता है, अग्नाशय ग्रंथि 3 तरह का रस को स्रावित करता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। इसको अग्नाशी रस कहते हैं। अग्नाशी रस क्योंकि अग्नाशय से निकलता है तो अग्नाशी रस कहते हैं। अमाशय से निकल रहा था तो अमाशय रस, मुंह से निकल रहा था तो मुंह रस नहीं बोले। लार लार ग्रंथि से निकल रहा था तो इस चलते लार रस उसको बोल दिए, ठीक ना। देखिए अग्नाशी रस, अब समझते हैं कि क्या करता है। देखिए ये अब शुरू से समझते हैं, शुरू से। यहाँ पर हम चार्ट समझा दिए, शुरू से एकदम बढ़िया से समझ लेते हैं इसको। देखिए पूरा चार्ट बना दिए यहाँ पे, ये पूरा चार्ट बना दिए, यहाँ पर समझा दे। देखिए कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले मुंह से, कार्बोहाइड्रेट मुंह में क्या था, मुंह में एक लार ग्रंथि था, मुंह में लार ग्रंथि था ना, मुंह में लार ग्रंथि था। लार ग्रंथि कौन सा एंजाइम रिलीज कर रहा था, एमाइलेज, एमाइलेज। शुरू से बता रहे हैं, ये मत समझना कि अभी अग्नाशय से बताने लगे, नहीं, शुरू से बता रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट मुंह में कौन सा लार ग्रंथि था, लार ग्रंथि कौन सा निकाल रहा था, एमाइलेज। तो एमाइलेज क्या करता था, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता था, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ दे रहा था, ठीक। फिर यहां पर देखो प्रोटीन, प्रोटीन अमाशय, अमाशय में जठर ग्रंथि था, वो पेट के अंदर ही था, जठर ग्रंथि पेट के अंदर ही था, जठर ग्रंथि। और वो क्या कर रहा था, उसमें वो पेप्सिन निकाल रहा था, पेप्सिन 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 एंजाइम निकाल रहा था, वो प्रोटीन को तोड़ रहा था पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ दे रहा था। यकृत, यकृत दो ग्रंथि, जो मुंह वाले में, मुंह जो लार ग्रंथि था वो मुंह के अंदर था, जो अमाशय ग्रंथि था वो अमाशय के अंदर अंदर था, लेकिन जो यकृत है वो बाहर था, ये ग्रंथि बाहर था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये पाइप के थ्रू गिराता है अपने एंजाइम को आहार नाल में, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक ना। यकृत, यकृत क्या रिलीज करता है, पीत, ठीक ना। यकृत क्या रिलीज करता है, पीत, पीत, ठीक। और पीत क्या करता है, वसा को तोड़ता है, वसा को छोटा छोटा टुकड़ा में बदल देता है, वसीय अम्ल में। लेकिन एक बात याद रखना कि अभी ये इतना टुकड़ा, इतना छोटा नहीं हुआ है कि हमारे शरीर के ब्लड में, हमारे शरीर के ब्लड में चला जाए। इसको अभी और छोटा होना है। जो कौन छोटा करेगा, तो अग्नाशी रस इसको और अभी छोटा करेगा, ठीक ना। देखिए अब फिर अग्नाशी रस में से जो एमाइलेज निकला, अग्नाशय में से जो एमाइलेज निकला, वो क्या करेगा, ग्लूकोज को और छोटा कर देगा। अब ग्लूकोज को और छोटा कर देगा, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेन, ठीक। और अग्नाशय क्या करता है, अग्नाशय में से जो ट्रिप्सिन निकलता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन वो क्या करता है, पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, पेप्टोन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। अग्नाशय में से जो लाइपेज निकलता है, लाइपेज वो वसीय अम्ल को और छोटे छोटे टुकड़ों में करके ग्लिसरॉल में बदल देता है। रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए एमाइलेज क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़कर ग्लाइकोजोन में बदल देता है। ट्रिप्सिन जो क्या करता है, पेप्टोन को तोड़कर एमिनो अम्ल में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है, वसीय अम्ल को तोड़कर ग्लिसरॉल में बदल देता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप क्या होता है, ग्लाइकोजेन। प्रोटीन का सबसे छोटा रूप क्या होता है, अमीनो अम्ल।
वसा का सबसे छोटा रूप क्या होता है? ग्लिसरॉल, ठीक ना? कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप तो ग्लाइकोजन, ठीक। अब प्रोटीन अमीनो अम्ल, वसा का ग्लिसरॉल। अब ये रेडी हो गया शरीर में पचने के लिए, शरीर मतलब शरीर में पचने के लिए करें, शरीर के ब्लड में जाने के लिए, ठीक है? समझ में आया लोगों? अब तुम लोग आराम से मतलब इस वीडियो को रिपीट रिपीट करके बार बार अच्छे ढंग से देख लेना, जीआईएफ को थोड़ा, जीआईएफ को अच्छे ढंग से देख लेना। अब तुम लोग ने जीआईएफ भी डाल दिए, देखो यहाँ पर क्या बाइल पित्त निकल रहा है, अग्नाशय रस अपना, और ऐसे करके छोटी आंत में गिराते हैं। और ये जानते हैं ना, जब छोटी आंत में गिराते हैं, ये ये देखिए, यकृत, यकृत से ये निकल, यकृत से निकलता है ये, यकृत से यहाँ से पित्त रस निकल रहा है, और ये अग्नाशय में से ये तीनों रस निकलता है, ये तीनों रस अग्नाशय में से, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है?